नमस्कार। मैं वकार यूनुस आपको सीसीएल प्लेटफॉर्म पर अब फिजिक्स को हिंदी मीडियम के लिए जो नॉलेज है, जो कंटेंट्स हैं, वो आपके लिए लेकर आए हैं। आप इसी प्लेटफॉर्म पर हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, वो सभी अपने जो भी कंटेंट है ट्वेल्थ क्लास के आरबीएससी, ध्यान रखना, ट्वेल्थ क्लास आरबीएससी फर्स्ट चैप्टर है आपका विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपका पहला जो चैप्टर है वो है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी को एक कॉपी पेन, जो भी आपके स्टेशनरी मटेरियल है जिससे आप नोट्स बनाते हो, वो साथ लेके बैठे और एकदम प्रॉपर सही तरीके से नोट्स बनाएं। अगर आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हो, मेरे वीडियोस को देखकर मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा और जो डेरिवेशन होंगे वो बोर्ड से आप देख सकते हो। किसी कारणवश मैं कुछ फास्ट बोल जाता हूं तो आप वीडियो को पुश कर या वीडियो को रिपीट कर उसको आप वापस सुनकर और उसको अपनी कॉपीज के अंदर लिख सकते हो, कॉपी के अंदर लिख सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम किसी को आती है तो उसी वीडियोस को वहां पे रोककर उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब भी नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा तो आपको सॉल्यूशन उस लेक्चर से पहले ही आपको मिल जाएगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके जब डाउट्स बढ़ेंगे तो आपके लिए एक अलग से लेक्चर्स तैयार कर देंगे, उसमें आपके डाउट्स क्लासेस हो जाएगी कि डाउट्स के जितने भी बच्चों ने, जो भी स्टूडेंट्स ने डाउट्स दिए हैं, वो डाउट्स को वहां पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम बात कर रहे थे अभी जस्ट विद्युत क्षेत्र के लिए। तो आप सब लोग अपने रेडी हो जाइए कॉपी पेन लेकर और स्टार्ट करते हैं अब आपका चैप्टर। जो चैप्टर आपका है वो स्थिर वैद्युतिकी से लिया गया है, जिसका पहला जो अपना टॉपिक है वो है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थिर वैद्युतिकी। तो सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है? देखो, स्थिर वैद्युतिकी अगर हम बात करें उसको, तो स्थिर स्थिर का मतलब क्या होता है? अगर जैसे हम भाई नॉर्मली हम लैंग्वेज में बात करते हैं तो वहां बात करते हैं रेस्ट। रेस्ट का मतलब रुका होना, एक जगह ठहरा होना। ठीक है, और वैद्युतिकी अगर हम बात करें कि ये वैद्युतिकी क्या होती है, तो उस वैद्युतिकी के लिए बात करें तो इसका मतलब होता है करंट या इलेक्ट्रॉन। आप बोल सकते हो, सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होता है और उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं, वो क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी। तो आप सीधे शब्दों में लिख सकते हो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर इलेक्ट्रॉन या स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी। लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन है? आवेश। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। आवेश, तो हम इस आवेश के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो जो अपना अगला टॉपिक है, जो हेडिंग है, आप लिख दीजिएगा आवेश, कि ये आवेश क्या है। देखो भाई, जैसे कुछ लोग, कुछ सांवले होते हैं, कुछ भूरे होते हैं, कुछ अंग्रेज जैसे होते हैं, भाई बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। तो वो सब उनका क्या होता है? गुण होता है कि भाई ये भूरा है, ये गुण है इसका, ये सांवला है, ये गुण है इसका। सीधी सी बात है, वो गुण होता है। सिमिलरली कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ होता है, उसका एक गुण होता है, और वो गुण क्या है? आवेश। क्या है? गुण। ये किसका? पदार्थ का गुण है आवेश। तो आवेश जो एक शब्द लिया गया है ना, ये पदार्थ के गुण के बारे में बताया गया है कि जो पदार्थ का गुण क्या है, वो आवेश है। ठीक है, तो अभी आवेश को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो लिखेंगे पदार्थ का वह गुण, लिखेगा आप आवेश की डेफिनेशन, पदार्थ का वह गुण जो उसके विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को व्यक्त करता है। पदार्थ का वह गुण जो उसके विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को व्यक्त करता है या उसको प्रदर्शित करता है या उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो क्या होता है? आवेश होता है। क्या होता है? आवेश होता है। उसके बाद लिखेगा आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। अगर हम बात करें इसके
फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला समझते हो आप, सूत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। अपन बात करते हैं सूत्र की। सूत्र तो हम एक जानते हैं कि I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये हमने पढ़ा था 10वीं क्लास में, ठीक है। तो यहां से हम Q की बात करें तो क्या हो जाता है आई टी, तो अपना फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू आई टी। Q क्या है यहाँ पे, आवेश, I क्या है यहाँ पे, धारा, और T क्या है यहाँ पे, समय। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गई होगी कि यहाँ पे Q इक्वल्स टू आई टी आया कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू आई टी, Q मतलब आवेश, I मतलब धारा, T मतलब समय। हम सिंपल सी बात कर सकते हैं। जब हमारा फॉर्मूला हो गया तो अब क्या होता है, मात्रक। अगर हम मात्रक की बात करें तो Q इक्वल्स टू, अब मात्रक में भी दो होते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, बताता हूं फिर आपको। आई टी सबसे पहले लिखते हैं हम एस आई मात्रक। तो एस आई मात्रक तो हो गया, आई को तो किसके बोलते हैं हम, एम्पियर, और समय को किससे बोलते हैं, सेकेंड। तो क्या बोल देंगे, एम्पियर गुणा सेकेंड। समझ आ गया। इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं कूलाम। इसका जो दूसरा नाम होता है कूलाम, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो कौन सी होगी, एसआई यूनिट होगी। अब इसकी है सीजीएस यूनिट। अगर हम सीजीएस के लिए बात करें तो यहाँ पे दो यूनिट होती है, एक तो होती है स्टेट कूलाम, एक होती है फ्रैंकलिन। एक तो स्टेट कूलाम, दूसरी क्या होती है, फ्रैंकलिन। क्या होती है, फ्रैंकलिन। समझ लो, फ्रैंकलिन लिख दोगे हिंदी में, साइंटिस्ट का नाम है फ्रैंकलिन, अंग्रेजी भाई नाम ऐसे ही होता है फ्रैंकलिन, ठीक है। तो एक तो क्या है स्टेट कूलाम, और दूसरी क्या है, फ्रैंकलिन। समझ आ गया, ठीक है। अब इन जो ये मात्रक है ना, उस मात्रक के बाद हम इसका ये निकालेंगे क्या, वीमा। आप सब जानते हो क्या निकलेगी फिर, वीमा। अगर हम वीमा की बात करें तो आई की तो वीमा क्या होती है, A1, और टाइम की क्या होती है, T1। तो इसकी वीमा क्या हो गई, A1 T1। तो इसकी वीमा क्या हो गई, A1 T1, ठीक है। इसके बाद हमारा जो छोटा सा एक नोट है, उसमें लिखेगा आप संबंध। इसी जो हमने मात्रक पढ़े हैं, इन्हीं के संबंध हम कुछ यहाँ पे स्टडी करेंगे। उस संबंध में क्या पढ़ेंगे तो आप ध्यान से देखना। एक संबंध है इनका, वो याद रखना है आपको, उसको समझना नहीं है, उसको सिंपल याद रखना है। वो होता है 1 कूलाम इक्वल्स टू 1/10 EMU इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU। ये याद रखना है आपको। अगर बात करें सर सी क्या होता है, कूलाम, EMU क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं स्टेट कूलाम। उसके बाद दूसरा होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये आपको याद रखना है। इसका जो काम होगा वो आपको किस में होगा, वो आपको आएगा न्यूमेरिकल में काम, मतलब कि जो आपके अंक गणित प्रश्न होंगे उसके अंदर हम इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम जो आप एक नोट लगाओ नीचे, इस नोट के बाद भी एक नोट लगाओ, और उसमें लिखेगा आवेश की सबसे बड़ी यूनिट फैराडे होती है, तथा सबसे छोटी यूनिट फ्रैंकलिन है। बड़ी तो कौन सी है, फैराडे, छोटी कौन सी है, फ्रैंकलिन। तो यहां से हम बात करें तो एक फैराडे इक्वल्स टू, एक रिलेशन होता है यहाँ पे, एक फैराडे इक्वल्स टू कितना होता है, ये है भाई 96,500 कूलाम। कितना होता है, 96,500 कूलाम, ठीक है। ये हमारा आवेश होता है। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है आवेशों का प्रकार। क्या है हमारा अगला टॉपिक, आवेशों का प्रकार। हम बात करते हैं अब आवेशों के प्रकारों के बारे में। आवेश वैसे तो आप जानते हैं कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। तो हम बात करते हैं यहाँ पे आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो होगा धनात्मक आवेश, और दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई, ऋणात्मक आवेश। दूसरा कौन सा है, ऋणात्मक आवेश। पहला कौन सा है, धनात्मक, दूसरा कौन सा है, ऋणात्मक। तो पहले लिखेंगे हम पॉजिटिव आवेश, मतलब धनात्मक आवेश। ये जो होता है ना धनात्मक, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आवेश। अब मेरी बात सुनो, पॉजिटिव आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश होता क्या है। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके पास होता है धनात्मक आवेश,
उसके पास कौन सा आवेश आ जाता है? धनात्मक आवेश। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके पास कौन सा आ जाता है? ऋणात्मक आवेश। तो उसके पास कौन सा आ जाता है? ऋणात्मक आवेश। तो आप इसके धनात्मक आवेश ये लिख लिया आपने। इस लिखने के बाद लिखेगा धनात्मक आवेश। उसमें लिखेगा जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। तो इसके लिए अगर डायग्राम बनाना चाहो तो आप बना सकते हो कि ये कोई पदार्थ है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब ये त्याग रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो कौन सा आवेश हो जाएगा? धनात्मक। ठीक है, अब आ जाता है भाई आपका ऋणात्मक आवेश। तो दूसरा कौन सा है अपना? ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश के लिए अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन लिखेगा जब कोई पदार्थ, वहां त्याग रहा था, यहां क्या करे? जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ग्रहण करेगा, ग्रहण मतलब लेना, अंदर लेना। तो जब कोई आवेश, जब कोई पदार्थ ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों को, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो कौन सा आ जाएगा? ऋणात्मक आवेश। इसमें चाहो तो आप लिख सकते हो इस तरीके से कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, मतलब कि ये क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हमारे आवेश होते हैं। उसके बाद हम बात करें तो जो ये आवेशों का नाम दिया था वो दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है आवेशित करने की विधियां। कौन सी है? आवेशित करने की विधियां। ध्यान से सुनना, आप बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी अगर आप मेरे जो वीडियोस हैं उनको एकदम प्रॉपर सही तरीके से आप देखते हो, पूरा कंसंट्रेट करते हो और पूरे वीडियो को देखते हो। अगर आप बीच बीच में से स्किप करके देखोगे तो वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। आप बेकार में अपनी एनर्जी खराब मत करना। अगर आपको, जब आपको टाइम मिले, मेरे वीडियोस कोई 40 के आसपास होते हैं हमेशा, कभी ऊपर थोड़ा बहुत, कभी नीचे, कभी 50 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं है। तो आपको बस 40 मिनट नॉर्मली अपने 40 मिनट वो निकालने हैं जो जिसमें आपको ना कोई बीच में काम आता है, ना कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला है। बिल्कुल एकांत में बैठ के आप कभी भी आप आराम से मेरे वीडियोस को देख कर पढ़ सकते हो। नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद एक बार वीडियो को दोबारा देखो, फिर पढ़ो, ताकि आपको वहां से चीजें क्लियर हो जाए। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आवेशित करने की विधियां। लिखेगा आवेशित करने की विधियां। आवेशित करने की विधियां, हम यहाँ पे 3 प्रकार की विधियां पढ़ेंगे। जो पहली विधि हमारी वो है घर्षण द्वारा आवेशन। कौन सी है? घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, अगर हम दूसरी विधि के बारे में बात करें तो एक घर्षण हो गई, दूसरी है प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि हो गई हमारी प्रेरण द्वारा आवेशन। और जो हमारी तीसरी विधि के बाद हम बात करें तो वो होती है, जैसे कांटेक्ट होता है ना, संपर्कित, तो उसका हम सीधे सीधे शब्दों में बोल देंगे चालन द्वारा, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। ठीक है, आप मेरे साथ में लिख भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं घर्षण द्वारा, कि घर्षण द्वारा क्या होता है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है। मेरे 2 हैंड्स दिख रहे हैं आपको, इन दोनों को मैंने रब किया, मतलब एक दूसरे पे फ्रिक्शन किया, घर्षण किया, एक दूसरे पे घिसा, मैंने इस तरीके से घिसा। तो इसके बीच में एक हाथ से दूसरे हाथ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इसलिए ये इसमें आवेश आ गया। आप जब कोई 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हो तो उनकी रगड़ने की वजह से एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। तो वहां पर एक आवेश आ जाता है। उस आवेश जिस विधि से आता है उसको क्या बोलते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन। तो लिखिएगा, जब कोई 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो, जब कोई 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और उस स्थानांतरण की वजह से वस्तु आवेशित हो जाती है, वस्तु
आवेशित हो जाती है। इस प्रकार आवेशित होने वाली विधि को घर्षण द्वारा आवेशन घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, इसमें कोई डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। दूसरा किस क्या है हमारा, प्रेरण द्वारा आवेशन। हम बात करें यहाँ पे प्रेरण की, तो मेरी बात ध्यान सुनना। दूसरा है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन, अब मेरी बात ध्यान सुनना। प्रेरण द्वारा आवेशन जब होता है जब एक वस्तु के पास दूसरी एक जो वस्तु है अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु को लाया जाता है। टच नहीं कराया जाता, टच नहीं कराना, लाया जाता है। तो जो अनावेशित वस्तु होती है वो अपने आप क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इस विधि को क्या बोलते हैं, प्रेरण विधि बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखिएगा, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, कोमा प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे उदाहरण लिखेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने जो घर्षण द्वारा पढ़ा था उसमें उदाहरण लिख लेना कि जो आकाश में जो बिजली चमकती है ना, तो ये जो बादल होते हैं ये आपस में घर्षण होता है इनमें, इसकी वजह से इसमें आवेशित हो जाता है, उस आवेश जो नीचे जाता है तो उसको हम बोलते हैं बिजली का चमकना। तो आप लिखना कि बादलों में घर्षण आवेशन विधि द्वारा आवेश उत्पन्न होता है, बस। ठीक है, तो इसका उदाहरण में लिखिएगा आप। इसमें अपन डायग्राम्स बनाएंगे, 4 डायग्राम बनाएंगे। एक हमारे पास ये कोई गोला लिया हमने, उस गोले को एक कुचालक स्टैंड पर रख दिया। ये है कुचालक स्टैंड। कुचालक का मतलब होता है जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता। ये है अनावेशित है, मतलब कि प्लस माइनस दोनों है, समझ गए आप। इसमें एक चार्ज नहीं है, दोनों है, और दोनों न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है अनावेशित, इस पर कोई आवेश नहीं है। ये तो हो गया हमारा फिगर है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसी के पास दूसरी, ये सिचुएशन दूसरी है, ये लिख देना गोला, कोई भी गोला है, ठीक है, और ये अनावेशित है। और फिगर बी के अंदर क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक रोड लेके आते हैं, एक छड़ लेके आते हैं, और इस छड़ के पास मान लीजिए यहाँ पे धनात्मक आवेश है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऋणात्मक, और यहाँ क्या जाएगा, धनात्मक आवेश। ठीक है, किस पर रखी हुई है, उसी कुचालक स्टैंड पर रखी हुई है। और यहाँ पर ये कौन सा हो गया, फिगर डी हो गया। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन में क्या करते हैं कि हम इसको भू संपर्कित करा देते हैं इस गोले को। तो यहाँ पे इस स्टैंड पर रखकर हमने इसको क्या करवा दिया, भू संपर्कित करवा दिया। इसका मतलब इसके एक पार्ट को हमने कहा ले गया, जमीन के अंदर ले गए। तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज था, सॉरी प्लस जो चार्ज था वो कहाँ चला गया, नीचे की तरफ। तो यहाँ क्या बच जाता है, सिर्फ और सिर्फ माइनस, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है, और लास्ट ये फिगर सी हो गया। और उसके बाद जो लास्ट है उसमें क्या कर देते हैं, इसको भू संपर्कित से हटा देते हैं। तो यहाँ पे भू संपर्कित से हटा दिया हमने, तो यहाँ पे जो चार्ज था वो पूरे में फैल गया। तो यहाँ अभी कौन सा चार्ज था, दोनों थे। यहाँ फिर ध्रुवण हुआ, यहाँ एक बचा, और यहाँ वो एक पूरे पे फैल गया, क्योंकि हमने यहाँ से किसको हटा दिया, रोड को हटा दिया। ये कौन सा हो गया अपना, फिगर डी। 4 डायग्राम थे। अब आपको क्या करना है, इन चारों डायग्राम को बनाना है, और उसके नीचे सबसे पहले लिखो फिगर ए। उसमें लिखेगा, हम एक अनावेशित गोला लेते हैं जिसे कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, बस। फिर लिखना फिगर बी, उसके अंडरलाइन लिखना, अनावेशित गोले के पास एक आवेशित छड़ को लेके आते हैं, तो अनावेशित गोले में ध्रुवण आवेशों के मध्य हो जाता है।
हो जाता है। क्लियर। उसके बाद जो विपरीत आवेश है वो छड़ के पास, और जो समान आवेश है वो छड़ के दूसरी तरफ गोले पर स्थित हो जाता है। ठीक है। फिगर थर्ड लिखना, फिगर सी में लिखना। अगर किसी को लिखना में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो पुश कर या फिर उसको रिपीट करके लिख सकते हैं। ठीक है। फिगर सी में लिखेगा, अब छड़ को वहीं रखकर उस गोले को भूसंपर्कित किया जाता है, जिससे छड़ के विपरीत आवेश भूसंपर्कित हो जाता है और गोले पर एक प्रकार का आवेश बच जाता है। फिगर सी। फिगर डी में लिखेगा, अब छड़ को गोले के पास से हटा लेते हैं तो गोले पर एक समान छड़ के विपरीत आवेश पूरे गोले पर वितरित हो जाता है। ठीक है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है, इसका थर्ड, वो क्या है, चालन द्वारा आवेशन। ठीक है। उसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद जो मैटर होगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लास्ट हमारा चालन द्वारा आवेशन। आप समझते हो, एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु, आवेशित वस्तु के कांटेक्ट में अनावेशित वस्तु आएगी तो आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु पर चार्ज का स्थानांतरण हो जाएगा। तो कौन सी विधि हो गई, चालन विधि हो गई। तो लिखेगा इसके अंदर, यदि एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु पर आवेश का प्रवाह हो जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं, चालन स्पर्श द्वारा आवेशन कहलाया जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को आज हमने जो पढ़ा, स्थिर विद्युत स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन क्या होता है, स्थिर विद्युत आवेश एक पदार्थ का गुण है जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लिए प्रभावशील होता है या उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा टॉपिक पढ़ा था हमने यूनिट, मात्रक, वो नॉर्मल से है, फॉर्मूला आपने पढ़ा था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिलेशन आपको याद रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा था छोटी बड़ी यूनिट, पता है आपको बड़ी यूनिट कौन सी होती है, फैराडे। छोटी यूनिट कौन सी होती है, फ्रैंकलिन होती है। उसके बाद हमने आवेश के बाद पढ़ा था जो कि प्रकार कौन से आवेश के, तो धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो धनात्मक, ले रहा है तो ऋणात्मक होता है। ठीक है। उसके बाद हमने आवेशन की विधि पढ़ी थी, तीनों पढ़ी थी। पहली घर्षण द्वारा, घर्षण होता है तो घर्षण के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव स्थानांतरण होता है तो घर्षण होता है। प्रेरण द्वारा, कोई वस्तु है उसके पास लेके आओ, लेकिन इसका ये अनावेशित है, ये आवेशित है, लेकिन आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु पास लाते हैं, भूसंपर्कित करते हैं, पूरा प्रोग्राम बताया। तो वो क्या हो जाती है, अपनी एक प्रकार का उस पर चार्ज रुक जाता है, तो वो प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। चालन मतलब कि एक कांटेक्ट में दूसरे कांटेक्ट में आ जाए। इसके एग्जांपल लिखना है तो लिख लेना कि मोबाइल के द्वारा, चार्जर के द्वारा मोबाइल को चार्ज करना। ठीक है। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए एक अच्छी नॉलेज जो आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेके जाएगी। थैंक यू।